वैसे क्या नहीं। चलो। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी फैसल परदेसी। आप देख रहे हैं फैसल परदेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपने चैनल में वेलकम कहते हैं। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत है। आज की वीडियो बहुत स्पेशल बनने वाली है, ख़ास तौर पर फार्मर्स के लिए, जो पुराने फार्मर्स हैं, जो न्यू फार्मर्स हैं, जो फैंसी पोल्ट्री के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि यार कोई रेयर इन्फॉर्मेशन हमें यूट्यूब के ऊपर मिले। तो आज की वीडियो में आपको रेयर इन्फॉर्मेशन देंगे, हकीकत बताएंगे कि गर्मियों सर्दियों में फैंसी पोल्ट्री के हवाले से और मशीन हैचरी के हवाले से हम किस तरह काम कर सकते हैं और घर बैठ के किस तरह आप लाखों कमा सकते हैं। आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, बहुत ज़्यादा वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं, फेसबुक के ऊपर पड़ी हुई हैं। टाइटल के ऊपर लिखा होता है जी फैंसी की दुनिया में आए, लाखों करोड़ों कमाएं। लेकिन इंसान जब इस फील्ड में इन होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करने के बाद डिसहार्ड होकर इस काम को छोड़ देता है। ऑलरेडी आप मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हैं, ऑलरेडी इनको आप जानते ही होंगे। वलीद आज़ाद साहब माशाल्लाह फैंसी पोल्ट्री के हवाले से या हैचरी के हवाले से मशहूर ज़माना है। फैसलाबाद के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इनके डिलीवरी जाती है। हैचरी बनाते हैं और फैंसी पोल्ट्री कह लें, हैचिंग सिस्टम, ब्रूडिंग सिस्टम, फैंसी पोल्ट्री या फैंसी मुर्गी होगी, उसको पालना किस तरह है, ओवरऑल तमाम इनके पास टिप्स एंड ट्रिक्स मौजूद होते हैं। बहुत अच्छी माशाल्लाह इनके पास इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन आपको देंगे और इनसे पूछेंगे कि हम किस तरह पैसे कमा सकते हैं। पैसा एक दफ़ा आएगा, किस तरह आएगा, कितना टाइम हम स्पेंड करेंगे। ऑलरेडी इनकी पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो का स्पेशल टॉपिक होगा कि बहुत ही ज़्यादा ये बात फैली हुई है कि पाकिस्तान के अंदर एक वायरस आ गया है, लोग काम छोड़ी जा रहे हैं, अपना फार्मर पीछे हट रहे हैं जी, ये वायरस जाएगा और उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। भाई कोई वायरस नहीं है, सिर्फ एहतियात है कि वो एहतियात आपने किस तरह करनी है और गर्मियों में आपने मशीन को किस तरह रन करना है, ब्रूडिंग सिस्टम किस तरह का होना चाहिए, मशीन का टेम्परेचर किस तरह होना चाहिए, मशीन को रन किस तरह करना चाहिए, वो सारा कुछ वलीद साहब से पूछते हैं। सबसे पहले मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से। तो इनकी तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये काम कब से शुरू किया है और असल में जो मशीन की बेसिक्स वो हमें बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट इनसे सवाल पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया फैसल भाई का कि वो हमारे पास तशरीफ़ लेके आए। इन्होंने तारफ़ तो मेरा कह लें कि मेरी औकात से बढ़ के करवा दिया है। वलीद आज़ाद मेरा नाम है। चिक्स केयर एंड हैचिंग के नाम से हम बेसिकली इनक्यूबेटर्स का काम करते हैं। हमारा जो मेन काम है वो इनक्यूबेटर मैन्युफैक्चर करना है। तो भाईजान ने काफ़ी ज़्यादा सवालात कर दिए हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि दोबारा से 1 बाई 1 जो है वो सवाल करें। उसमें ये है कि मैंने अभी इधर नोट डाउन किया कि बहुत सारे फार्मर जो हैं वो इस वक्त डिसहार्ड हैं कि हमारा काम बंद हो गया है, वायरस आ गया है, बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो गई है और बहुत सारी दूसरी ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। आज से कुछ अर्सा पहले हमने एक वीडियो भी बनाई थी, ये फैसल भाई के चैनल पे ही पड़ी हुई थी वीडियो मेरी। तो उसमें हमने बताया था कि बिल्कुल आपने लालच में नहीं आना और 2 मुर्गियों से लाख रुपए आप नहीं कमा सकते, 5 मुर्गियां रखने से आप 10 लाख रुपया नहीं कमा सकते। इस काम को करने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद इस काम में छलांग लगाएं। तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे फेक यूट्यूबर पड़े हुए हैं जो नए लोगों को वर्गला देते हैं। थंबनेल ऐसा लगाते हैं कि नया बंदा समझता है कि पाकिस्तान में मुर्गियों के अलावा और कोई बिज़नेस ही नहीं है, सारे पैसे ही इसी में हैं और जो सारा कुछ हम कमा लेंगे, अपने जायदादें बेच के हम मुर्गियां पाल लेते हैं और हमारे पैसे जो हैं वो 2 गुना और 3 गुना हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। मैं पहले भी अपनी वीडियो में बार ये कह चुका हूँ कि कोई भी काम करने से पहले आपको इसको सीखना पड़ेगा। सीखें, समझें, जानें, उसके बाद इसमें छलांग लगाएं। लास्ट ईयर में क्या हुआ है कि वायरस की बात भाईजान ने की है, वो भी ठीक है। एक हद तक वायरस आया पाकिस्तान में, उसने बहुत ज़्यादा फार्मर्स का नुकसान किया। जो नए फार्मर थे उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन जो पुराने फार्मर थे उनको पता होता है कि अगर कोई वायरस आता है तो उसके साथ कैसे निपटा जाए। और मौसमी सूरत हाल को देख कर वो फार्मर जो होते हैं वो पहले उसका सद्देबाब कर लेते हैं, वैक्सीन वगैरह या मेडिकेशन जो भी होता है वो उसका इंतज़ाम कर लेते हैं। जो नया बंदा होता है जो बग़ैर सीखे इस दरिया में छलांग लगाता है वो फिर इस रोले में पड़ता है। फिर होता क्या है, एक नए बंदे ने ये काम स्टार्ट किया है तो उसके साथ कोई मिसहैप हो गया है, उसके बर्ड जो हैं वो मर गए हैं, उसने महंगे बर्ड ख़रीदे थे। तो जब वो उसके 50,000 का, लाख का, 10,000 का जितना भी उसका लॉस होता है तो वो फेसबुक पे फिर रोला डाल के बैठ जाता है कि जनाब
ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਹੈ तो काम ही कुत्ता वा यार है, मुर्गियां वाला काम सानू फ्रॉड हो गया, साढ़े नाल धोखा हो गया। तो असल में ना फ्रॉड होता है ना धोखा होता है, उनकी अपनी गलती होती है कि वो काम को सीखे बगैर क्यों शुरू करते हैं। अगर आप एक बंदे को जो बिल्कुल अनट्रेन है, उसको नहीं पता गाड़ी कैसे चलानी है, गाड़ी में उसको बिठा दें और उसको रोड पे छोड़ दें तो वो कहीं ना कहीं ठोक देगा, वो सीधा नहीं जा सकता। पहले आप उसको सीखें, ट्रेन हो, फिर आप उसको रोड पे लेके आएँ। स्टेप बाय स्टेप बंदा किसी भी जगह पे पहुंच सकता है। तो अभी जो सूरत हाल चल रही है, करंट सिचुएशन जो है, ये ताज़ा वीडियो बन रही है, ये 14 अगस्त की वीडियो हम बना रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको फेसबुक पे देखने को मिल रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि जो एस्ट्रोलॉब का काम गंदा है, एस्ट्रोलॉब ये है, RIR ने हमें मरवा दिया, कोई कह रहा है लाइट सुसेक्स ने हमें मरवा दिया, कोई कह रहा है जी फैंसी का कोई काम नहीं है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के काम जो है ना वो कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि आप लोगों ने किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना। ये कोई भी काम होता है उसका एक सीज़न होता है। अभी जो गर्मी के पीक के टॉप के महीने 2-3 गुजरे हैं वो बहुत ज़्यादा गर्मी के थे, तो गर्मी में बर्ड का काम बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही बर्ड का काम कम होता है, थोड़ा सा स्लो होता है, तो जो नए लोग होते हैं और जो माफिया बैठा हुआ है वो ये गलत प्रोपोगंडे फैला देता है कि भाईजान ये काम कोई नहीं है, ये ऐसे है, ये वैसे है। जब माफिया ने अपने बर्ड बेचने होते हैं तो वो रेट को बहुत ज़्यादा अप कर देते हैं। ये सारा कुछ सोशल नेटवर्क पे होता है, ये सारा कुछ सोशल ही संभालता है। सोशल मीडिया पे आप किसी भी चीज़ को ऊपर ले जाएं, सोशल मीडिया पे आप किसी भी चीज़ को नीचे ले आएँ, तो ये मामलात होते हैं सारे। अब लोगों को ये समझना चाहिए कि अभी सीज़न स्टार्ट हो रहा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं, स्क्रीन की तवासत से लोग, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। लेकिन इसमें यह है कि अभी सीज़न दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। जो लोग डर गए थे, जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग कह रहे थे कि ये काम बंद हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास हमें ऑर्डर की रेशो देखकर और लोगों से बातें करके सारी इन्फॉर्मेशन होती है। पूरे पाकिस्तान से सारा दिन लोग हमारे साथ टच में रहते हैं, क्या मामला चल रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जिन्होंने मुर्गी पाली होगी उनका इतने रवाबत नहीं होंगे जितने हमारे लोगों के साथ रबते होते हैं। तो अभी काम स्टार्ट हो जाएगा। जो नए फार्मर हैं वो दिल छोटा ना करें। ये सारी एक मिली भगत गेम होती है जो सोशल मीडिया पे चलाई जाती है। अभी सोशल मीडिया पे एस्ट्रोलॉब को बहुत नीचा करके गिरा दिया जाएगा, उसको गंदा कर दिया जाएगा, और जो बड़े फार्मर हैं वो सारी चीज़ें बाय कर लेंगे और सारा कुछ ख़रीदने के बाद अपने पास स्टॉक करेंगे। स्टॉक करने के बाद उसको महंगे दामों फिर आपको बेचेंगे। अभी आपको फेसबुक पे बहुत कुछ नज़र आ रहा होगा कि जी 70 का ले लें, 50 का ले लें, कोई कहता है 30 का ले लें। होता है ऐसे, हो जाएगा। जब एक चीज़ की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसका जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। एस्ट्रोलॉब की वैल्यू मैं नहीं कहता कि ऐसे ही रहेगी, कम होगी। ये गोल्डन मिस्री की जगह पे आएगी क्योंकि इसका प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा है। तो जैसे ही प्रोडक्शन लेवल चीज़ का ज़्यादा होता है उसका रेट मार्केट में डाउन हो जाता है। लेकिन अभी ये सीज़न चलेगा, ऐसे ही चलेगा और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह बीमारियाँ भी आती हैं, कारोबार में नुकसान भी होते हैं। जैसे कोरोना आया है, सारा कुछ उलट पुलट हुआ पड़ा है, तो बर्ड्स पे भी बीमारी आती है। वो इंशाल्लाह अब क्लियर हो गई है, आबो हवा ठीक हो गई है, मौसम चेंज हो रहा है, तो ये मामलात भी सारे ठीक हो जाएंगे। भाईजान ने बहुत सारे सवाल किए थे, जितने कि मेरे ज़हन में आए मैंने उनके जवाब दिए हैं। मैं दोबारा भाईजान से गुजारिश करता हूँ कि जो नेक्स्ट सवाल है वो करें, तो मैं उसका भी जवाब देता हूँ। जी सर, वली साहब जैसे कि बनाते हैं हैचरी, इनका ज़्यादा मेन काम जो हैचिंग सिस्टम है, ठीक हो गया, उसके बारे में पूछते हैं कि इनके पास कौन कौन सा सलूशन है। नए फार्मर्स किधर से स्टेप लें। जो पुराने फार्मर्स हैं वो उनके पास तो काफ़ी ज़्यादा सेटअप लगे हुए हैं, उन्होंने थाउजेंड्स के हिसाब से अंडे लगाए होते हैं, ठीक हो गया। नए फार्मर्स, इनसे मैं पूछूंगा पहला सवाल कि नए फार्मर्स किधर से शुरू करें। ब्रीडर पेयर से उसका अंडा लेकर हैचरी में लगाएं कि डायरेक्ट बाहर से अंडा लेकर हैचरी में लगाएं, और हैचरी कौन सी यूज़ करें, कितने फ़ीसद तक शुरू से वो कर सकते हैं। और अपनी इनकी हैचरी में और जो बाहर की हैचरी में आज का ये बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है कि वली साहब को बहुत ज़्यादा फ़ोन भी आते होंगे, यार बाहर चाइना का तो वो 1500 का मिल रहा है, आपने वो 6000 का लगाया है। इनकी हैचरी में वो कौन सा सोना इन्होंने लगाया है, वो क्यों महंगी है, या आम रेट से उनका रेट क्यों ज़्यादा होता है, उसके बारे में हमें ये बताएंगे थोड़ा सा। जी फैसल भाई, बात ऐसी है कि आपने कहा कि नया फार्मर कहाँ से काम स्टार्ट करे। नया फार्मर जो है उसको चाहिए कि वो बिल्कुल छोटे लेवल से काम को स्टार्ट करे। यहाँ पे होता क्या है, कुछ लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं
तो वो डायरेक्टली छलांग लगाते हैं, 500 वाली हैचरी लगा ली, 1000 वाली लगा ली, 2000 वाली लगा ली। तो मेरे पास कोई भी नया कस्टमर आता है या मुझे कॉल आती है तो मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करें इतनी बड़ी छलांग ना लगाएं, छोटे लेवल का काम करें, कोई 150 वाली मशीन लें, कहीं से भी ले लें, उस पर अपना तजर्बा करें। एक तो आपको इंक्यूबेशन का तजर्बा होगा, दूसरा आपको चूज़ा संभालने का तजर्बा होगा। जब आपने कोई 150 चूज़ा संभाल लिया उसके बाद फिर आप ज़्यादा चूज़े भी संभाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये 10 20 50 चूज़े ही ना संभले तो क्या करेंगे आप? फिर आप 500 चूज़ा निकलवा लेंगे, लाखों रुपए का लॉस करेंगे, फिर आप कहेंगे कि ये काम गंदा है। असल में काम गंदा नहीं होता, आपने उसकी ट्रेनिंग नहीं ली होती। कोई भी नया फार्मर जो है वो किसी की बातों में ना जाए, मेरी बात भी ना माने, खुद से अपने ज़हन से फ़ैसला करे, छोटे पैमाने से, छोटे से लेवल से काम को स्टार्ट करे। 21 दिन में सारा रिज़ल्ट आ जाता है, 30-35 दिन में आपको पता चल जाएगा सारी गेम का। उसके बाद जो है वो आप उसको जैसे मर्जी एक्सटेंड करते जाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। दूसरा सवाल भाईजान ने किया है कि नया जो बंदा है वो कहाँ से स्टार्ट करे, अंडों से, बच्चों से, ब्रीडर से। तो पहली बात तो ये करें, कोशिश ये करें कि आपके पास खुद के ब्रीडर हों। अगर ब्रीडर नहीं है तो फिर कम से कम आप ऐसे बंदे से अंडे लें जिसका मार्केट में एक अच्छा नाम हो, और यहाँ कम से कम आप उसको जानते हों, आप उसके सेटअप पे गए हों, फिज़िकली आपने उनके बर्ड देखे हों, तब जाके आप अंडे ले सकते हैं। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा फ्रॉड किया जाता है क्योंकि हम बदकिस्मती से सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। हम चूना लगाते हैं सिर्फ नए बंदे को, जो नया फार्मर होता है उसको चूना लगाते हैं, अनबुझा चूना नहीं, दूसरा चूना जो होता है वही लगाते हैं। तो वो बंदा जब उसको ख़राब अंडे चले जाते हैं वो मशीन में लगाता है तो बच्चा निकलता कोई नहीं है। फिर होता क्या है कि भाएं बच्चा कोई नहीं निकलिया, और सर तुहाडी मशीन से मसला होना, और सर बिजली चल गई होनी है, और सर टंपरेचर बढ़ गया होना। तो ये अंडे का कौन कहाँ कैसे क्लेम करेगा? तो वो फिर बस ऐसे अल्लाह की रज़ा पे जो भी काम गलत हो जाता है, काम हम वन व्हीलिंग करते हैं, मोटरसाइकिल गाड़ी में ठुक जाती है तो अल्लाह पे डाल देते हैं जी अल्लाह को यही मंजूर था। अल्लाह को ऐसे नहीं मंजूर था, अल्लाह ने कब कहा था कि आप वन व्हीलिंग करें? तो ये बात है, आप एहतियात करें, कोशिश करें, ब्रीडर रखें। आपको पता होगा आपके ब्रीडर्स अंडे दे रहे हैं वो कैसे हैं, फर्टाइल है या नॉन फर्टाइल हैं। ये पहला स्टेप है। बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि फ़र्टाइल और नॉन फर्टाइल एग क्या होते हैं, जो नए इस फील्ड में आ रहे हैं। और बाज़ औक़ात मेरे साथ इतने ज़्यादा वाक़यात हो चुके हैं कि लोग गली मोहल्ले की दुकान से अंडे लेके रख देते हैं मशीन में, और बाद में कहते ओ भान जो तो बच्चे कुछ निकलिया तुसी मशीन बनाई है, साढ़ा इन्ने हज़ार का नुकसान हो गया, तुस तुहाडा बड़ा नाम सुनिया सीगा, उदा बड़ा तुसी कहने चिक्सकेयर ते है की है। तो ऐसे लेवल के भी लोग जब मौजूद हों तो फिर आप उनसे किस चीज़ की तवक्को रखते हैं कि वो आपके काम को सही कहें। तो उसके बाद भाईजान ने कहा कि हमारी और दूसरों की मशीनों में फ़र्क देखें। मैं ये नहीं कहता कि हमारी मशीन बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी है, नहीं। जो भी भाई, जो भी मैन्युफैक्चरर, जो भी कंपनी अदारा ये काम कर रहा है उसकी कोशिश यही होती है कि अपने कस्टमर को अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करे। तो हमारी भी हत्तुल इम्कान यही कोशिश होती है कि हम चीज़ को अच्छे से अच्छा बनाएं, उसमें जिद्दत लाएं, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको इस्तेमाल करें, और जो हमारी मशीनें या हमारी टेक्निक, जो टेक्नोलॉजी हमारी कामयाब चल रही है उसको हम मज़ीद बेहतर से बेहतर करते जाएँ। मार्केट में अगर कोई कंप्लेन आती है, कोई मसला बनता है तो उसको जल्द अज जल्द सॉल्व किया जाए, ना कि उस पर डटे रहें कि नहीं यार साड़ी मशीन तो सही है भाई। चाइना की मशीनें पाकिस्तान में ना बड़ी कामयाब हुई ना छोटी कामयाब हुई। इस बात से मेरे वो सारे भाई इत्तेफाक करेंगे जो इस्तेमाल कर चुके हैं, वो इत्तेफाक नहीं करेंगे जिन लोगों ने यहाँ फ़िज़िकली वो देखी नहीं है, यहाँ इस्तेमाल नहीं की। उनमें मेन वजह तो उनका और हमारा इन्वायरमेंट नहीं काम मैच नहीं करता। पाकिस्तान का एनवायरनमेंट और चाइना के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक तो वो प्लास्टिक की बनाते हैं छोटी मशीनें, और वो बहुत कम थिकनेस उसकी होती है। उस कम थिकनेस की वजह से वो जो है पाकिस्तान में उसका टेम्परेचर लेवल सही तरीके से मैच नहीं कर पाता। उस वजह से उनका रिज़ल्ट यहाँ पे सही नहीं आता। जो बड़ी मशीनें हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें इस्तेमाल की हुई है, उसमें जो कंट्रोलर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो वो अगर उनमें कोई ख़राबी के चांसेस बन जाएं तो वो पाकिस्तान में रिपेयरेबल नहीं है। पाकिस्तान में उनको कोई इंजीनियर समझ नहीं सकता। वहाँ पे चिंग मोंग लिखी होती है, चाइनीज़ लिखी होती है, वो हमारी समझ से बालातर है। उसको फिर सारी को पाकिस्तानी इंजीनियर होता है उसको अपनी फ़िटिंग में सारी में उसको सेट करना पड़ता है। तो इसलिए जो चाइना की है उस पर ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। उसमें सिर्फ यही अगर कोई मसला मसाइल बन जाता है तो वो इधर से वो ठीक नहीं हो पाती। अगर पाकिस्तान में लोकल मेड हुई होती है, बेशक वो 4 टके महंगी हो, लेकिन उसका अगर हमारी बनाई
बनाई हुई है, वो गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, लिया कहीं पे भी जाती है, तो वहाँ का कोई भी लोकल नॉर्मल इंजीनियर उसको कह लें या इलेक्ट्रीशियन कह लें, वो उसको रिपेयर कर सकता है। इस लिहाज से भी जो इधर की बनी हुई मशीनें हैं, खा वो किसी की भी बनी हो, सारे भाई अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो आराम से रिपेयरेबल होती है और आराम से ठीक हो जाती है। इस लिहाज से भी लोकल मैन्युफैक्चरर की मशीनें चाइना से अच्छी हैं। वली साहब, ये न्यू यूज़र के लिए आपने बताया, अब जो काम को समझते हैं थोड़ा बहुत, जो मशीन्स को समझते हैं, कंट्रोलर को समझते हैं, उनके लिए रहनुमाई दें कि आप कौन सा कंट्रोलर यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में जिस तरह 1 किलोमीटर के बाद ज़बान चेंज होती है, इसी तरह पाकिस्तान के मौसम भी चेंज होते हैं। मरी का और मौसम है, कोयटा का और मौसम है, इस्लामाबाद का और मौसम है, फैसलाबाद का और मौसम है। आपकी मशीन हर टेम्परेचर में काम करती है कि आपने इसको टेम्परेचर के हिसाब से बनानी होती है कि कस्टमर के हिसाब से बनानी होती है? इसके ऊपर आप बात करें। और कंट्रोलर बताएं, थर्मापोल के बारे में बताएं कि जो बंदे थोड़ा बहुत काम को समझते हैं उनको पता लगेगा कि यार वाकई आप मेरी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जी फैसल भाई, इसमें पहली बात तो ये है कि मशीन ना तो कस्टमर को देख के बनाई जाती है, ना एनवायरनमेंट को देख के बनाई जाती है। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट एनवायरनमेंट कह लें कि एक जैसा ही है, लेकिन जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उधर और इधर में थोड़ा सा फ़र्क होता है। बाकी आप इधर रेगिस्तान वाली पट्टी पे चले जाएं तो वो इंतहाई ज़्यादा गर्म होता है। उसमें बेसिकली ये होता है कि मशीन सभी के लिए वैसी की वैसी डिज़ाइन की जाती है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ताकि वो कोशिश ये की जाती है कि हर तरह के एनवायरनमेंट के लिए वो ठीक रहे। अब जैसा कि नॉर्मली हम लेमिनेशन में डिज़ाइन करते हैं, उसको लसानी में डिज़ाइन करते हैं और पीवीसी फोमिक शीट होती है उसमें डिज़ाइन करते हैं। उसके अंदर हमारी थर्मापोल इंस्टॉल की जाती है बेहतरीन किस्म की, ताकि जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को स्टोर किया जाए और बाहर का टेम्परेचर अंदर असरअंदाज ना हो सके, इस बात का ख्याल रखा जाता है। उसके बाद इसमें कंट्रोलर्स की बहुत ज़्यादा अक़साम हैं। ये मॉडल के हिसाब से कंट्रोलर्स लगाए जाते हैं और बाज़ जो होते हैं कस्टमर जो इस चीज़ को समझते हैं और जानते हैं, जब पहले से इनक्यूबेटर इस्तेमाल कर चुके हैं या किसी कंट्रोलर से डरे हुए हैं, तो वो बोल देते हैं कि भाईजान हमें ये वाला कंट्रोलर लगा दें, हमें ये वाला लगा दें। कुछ लोगों का छोटे कंट्रोलर्स पे बिलीव है, कुछ लोगों का बड़े कंट्रोलर्स पे बिलीव है। तो वो कंट्रोलर्स जो नॉर्मली मॉडल्स में हम लगाते हैं, हमारे पास सारे हाई फाई और छोटे कंट्रोलर्स सारे हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हम मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से इसमें कंट्रोलर इंस्टॉल करते हैं, लेकिन बाज़ कस्टमर जो होते हैं वो जो हम कंट्रोलर 1000 वाली मशीन को लगा रहे हैं वो 100 वाली में भी लगवा लेते हैं, वो 200 वाली में भी लगवा लेते हैं। एक तो कहते कि उन्होंने पसली भार चलती है, क्योंकि कंट्रोलर ही इन्ना महंगा होंगे, उन्हें दी मशीन नहीं होती। तो ये वो लोग लगवाते हैं जिनको पता होता है, जो पुराने फार्मर होते हैं। उसके बाद भाईजान ने कहा कि टेम्परेचर के लिहाज से आप इसको कैसे मेंटेन करते हैं। देखें, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो मैं ये समझता हूँ, मेरा ख़्याल है इस बात से कुछ लोग मेरे इख्तलाफ भी करेंगे, लेकिन उनको करना नहीं चाहिए। वो थोड़ा सा सिर्फ ये सोचें कि जब हमारा टेम्परेचर 40 पे होता है, 38 पे 40 पे, तो हमारे इनक्यूबेटर की जो रेशो होती है वो 37 से 38 होती है, 39 तक जाती है। तो गर्मियों में लोग ये समझते हैं कि इनक्यूबेटर नहीं यूज़ करना चाहिए, इनक्यूबेटर इस्तेमाल करेंगे तो अंडे ख़राब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कोई सीन नहीं होता। मुझे आज तक कोई ऐसी कंप्लेन नहीं मिली अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी मशीनें हमारी बहुत गर्म इलाकों में भी काम कर रही हैं। उसमें हमने एग्जॉस्ट का भी इंतज़ाम किया होता है, लेकिन एग्जॉस्ट सिस्टम भी काम नहीं करता, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट भी 40 है, तो वो एग्जॉस्टिंग कहाँ से ठंडी हवा लेके आएगा। यहाँ तो उसमें आप एसी लगा दें तो फिर तो बात समझ में आती है। बाज़ लोग मशीनें बनाते हैं और लोगों की इस बात पे फुद्दू बनाते हैं कि हमने एग्जॉस्ट फ़ैन इसमें लगा दिया है तो बाहर टेम्परेचर 40 होगा तो ये 37 पे ले आएगी। मेरे भाई वो कैसे 37 पे लेके आएगी, ये सवालिया का निशान मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, नहीं आएगी। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि 40 पे 41 2 पे जाके अंडे ख़राब हो जाएंगे, तो उनके लिए सिर्फ एक और सवालिया का निशान छोड़ता हूँ कि जितने भी फ्लाइंग बर्ड हैं, जो आज़ाद परिंदे हैं, वो टोटली बाहर के एनवायरनमेंट पे अंडे देते हैं। ठीक हो गया, दरख्तों पे। और एक परिंदा है टटीरी, टटेौली, उसको उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं या इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम तो बचपन से टटेौली सुनते आए हैं। वो लंबी लंबी टांगें होती है उसकी, वो पीक की गर्मी होती है, गंदम की कटाई हो रही होती है, तो वो गंदम की कटाई के दौरान उस ज़मीन के ऊपर अंडे देती है, ज़मीन की तपती हुई उसके ऊपर अंडे देती है, और वहाँ पे टेम्परेचर 45 प्लस होता है। तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि उसके बच्चे कैसे हैच हो जाते हैं,
गंदम की कटाई के दौरान आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी रंगत जर्दी माइल होती है, ज़मीन की मानंदी होती है, नज़र भी नहीं आते, तो वो बच्चे कैसे आज हो जाते हैं। और आपके जो इनक्यूबेटर में रखे हुए अंडे हैं वो कैसे ख़राब हो सकते हैं अगर 40 से ऊपर टेम्परेचर जाने पे आप कहते हैं कि हैचिंग नहीं करवानी चाहिए। उसके बाद आ जाता है सर्दियों का मौसम। सर्दियों में ऐसा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, उसमें नॉर्मली टेम्परेचर हमारा 20-25 भी होता है, तो इनक्यूबेटर उसको पूरा करके 37 से 38 पे ले जाता है। ठीक हो गया। तो ये सर्दियों और गर्मियों का कॉन्सेप्ट कुछ लोगों ने बनाया हुआ है, उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। हालांकि गर्मियों में तो 12 घंटे बिजली बंद हो जाए, हमें 14 घंटों की शहादतें मौजूल हुई हैं कि भाईजान इतनी देर इनक्यूबेटर बंद रहा है लेकिन बच्चे निकल आए हैं। तो वो निकलेंगे क्योंकि टेम्परेचर ही पूरा रहता है। तो सर्दियों में अगर 1-2 घंटे बिजली बंद होती है तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए ये एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से नहीं आपको डरना चाहिए, ये एक और चीज़ होती है, और मसनूई टेम्परेचर जो हम पैदा करते हैं वो एक और चीज़ होती है। वली साहब, आपकी जो हैचिंग सिस्टम है, हैचरी है, वो किधर से शुरू होती है, कितने अंडों तक आप बनाते हैं? इसमें ये है मुख्तसरन हमारे पास 50 वाला मॉडल होता है सबसे छोटा, फिर 100 वाला आता है, फिर 200 का होता है, फिर 300 का होता है, 3 से 350 वाला होता है, फिर उसमें के बाद 500 पे जाती है, 500 के बाद 1000 पे जाती है। कौन सा सॉल्यूशन देते हैं? इसमें हमारे पास मॉडल्स होते हैं, यानी कह लें कि एक मैनुअल मशीन होती है, उसके बाद सेमी ऑटोमेटिक होती है, फिर एक फुली ऑटोमेटिक होती है। ये 3 तरह की मशीनें हैं पूरे पाकिस्तान में, और वो हम तीनों टाइप की मशीनें मैन्युफैक्चर करते हैं। कितना टाइम दरकार होता है अगर मशीन? देखें फैसल भाई, इसमें टाइम का जो आज की हिसाब से बताऊं तो कुछ और होगा, कल के हिसाब से बताऊंगा तो कुछ और होगा। नॉर्मली हम कस्टमर से 10 से 15 दिन का टाइम लेते हैं छोटी मशीनों का, जो 100, 50 और 200, 300 तक होता है। जब इससे बड़ी मशीन होती है 500 और 1000 वाली, उसके लिए फिर टाइम ज़्यादा दरकार होता है, कि आप कह सकते हैं कि कम अज़ कम 1 मंथ का। और जब बहुत ज़्यादा रश होता है सीज़न का तो फिर 1 मंथ से भी ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। ये मौके की मुनासबत से है, तो ये इसलिए हम इसको एग्जैक्ट फिगर नहीं आपको बता सकते। जी दोस्तों, इधर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वली साहब माशाल्लाह ये बना रहे हैं। अगर कोई जदीद मॉडल आता है तो वो भी ये तैयार कर लेंगे, कुछ इन्होंने तब्दीली करनी हो तो वो भी कर लेंगे। इधर मेरा एक सवाल भी है कि हम लोग ट्रेंड के पीछे भागते हैं कि आस्टर लूप का ट्रेंड था, हमने आस्टर लूप डाल लिया, सिल्की का ट्रेंड आया हमने सिल्की डाल लिया, या दूसरा गोल्डन मिश्री का ट्रेंड आया तो गोल्डन मिश्री डाली। वली साहब से लास्ट पे ये सवाल पूछते हैं कि हम तजर्बा हासिल करें, कि हम अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ लें, फिर इस फील्ड में आए कि हम ट्रेंड के पीछे भागें। नहीं देखिए फैसल भाई, इसमें बात तो वही है ना कि अभी आप एक वीडियो बनाएं, हमने जो अभी वीडियो शूट की है तो थंबनेल लगा दें कि जनाब इतनी मुर्गियां रखें और इतने लाख कमा लें, तो वो बात गलत हो जाएगी। ट्रेंड के पीछे भी भागना चाहिए और नहीं भी भागना चाहिए। पहले ट्रेंड को देखें कि ट्रेंड कर क्या रहा है, ट्रेंड जा किधर रहा है। अगर तो ट्रेंड माफिया का है, जो माफिया पड़ा हुआ है, बर्ड की फील को जलील करने वाला, तो फिर उस ट्रेंड के पीछे ना आ जाएं। अगर ट्रेंड में आपको थोड़ी बहुत सदाकत नज़र आती है, आपको सेल उसकी नज़र आ रही है, बाइंग नज़र आ रही है, तो फिर आप उस ब्रीड का इंतखाब करें, लो लेवल की सस्ती ब्रीड का, उसके पीछे आप लगें। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको सीखना ही पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिकल अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, विदाउट सीखे आप कुछ करना चाहते हैं, तो वो आपका नुकसान होगा। फिर आप फेसबुक पे जाएंगे, आप मेरी जैसी वीडियो पे नीचे जाके गंदे गंदे कमेंट करेंगे, उसके बाद दूसरे लोगों की वीडियोस लगी होती हैं वहाँ पे जाके कहेंगे कोई झूठ बोलता ही हुआ, मगर ना लगी हुए, डबल शाही हो, मर जाओगे और उड़ जाओगे। तो मेरी फर्दर वीडियो मेरे चैनल पे भी पड़ी होती हैं, फैसल भाई के चैनल पे भी पड़ी होती हैं। जो भी मौके की मुनासबत से अगर कोई गलत काम होने वाला होता है, कोई कंपनी फेक आती है, तो हम उसका खुल के जो है वो सारी अपनी ऑडियंस को बता देते हैं कि भाईजान ज़रा बच के रहना, ये पाकिस्तानी कौम है, बड़े टोरी तरीके ने डस दी है, तो ये को ज़रा ख्याल ना रहना वा। तो इसलिए आपने जो भी काम करना है सीखे बगैर नहीं करना, बगैर सीखे करेंगे तो मेरे भाई फिर नुकसान ही आपका होगा। अच्छा वली साहब, एक सवाल लास्ट आखिरी सवाल कि बंदे कहते हैं, आम यूज़र जो न्यू इस्तेमाल करते हैं, एक फ़ीमेल है हमारी, वो घर में बैठ के काम कर रही हैं, उनका मुझे फ़ोन आ गया, 1-2 बंदे का और फ़ोन आया, इस्लामाबाद में वो काम कर रही हैं। कहती जब बड़े फार्मर से आम बंदा परचेज़ करता है उनका सेल हो जाता है। हमने काम शुरू किया, मैंने ब्रीडर बच्चे लिए, उनको ब्रीडर बनाया, अंडे भी मेरे पास मौजूद होते हैं, अब मुझसे सेल नहीं हो रहे। तो ये क्या चक्कर है कि बड़े फार्मर्स की जो चीज़ निकल जाती है तो न्यू बंदे जो वो चीज़ को ले लेते हैं, पालते हैं, बाद में निकलते नहीं हैं, उनको कौन सा आप सलूशन देंगे कि वो किस तरह इसके ऊपर काम करें?
नहीं देखिए फैसल भाई, इसमें ये है ना कि बहुत सारी हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है। अब जिस बंदे ने काम ही गलत टाइम पे शुरू किया हो, जैसे अभी सीज़न ऑफ था, अभी सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो जिसने ऑफ सीज़न में काम स्टार्ट किया हो तो उसके साथ तो फिर यही कुछ होगा। आपने अगर काम स्टार्ट करना है तो कम से कम दिनों का तयन करें, उसके हिसाब से फिर काम स्टार्ट करें। अगर आपने ऑफ सीज़न में काम स्टार्ट कर लिया है तो फिर थोड़ा सा सब्र करें, चुप कर जाएं। जब जैसे ही सीज़न स्टार्ट होगा तो आपके सारे खर्चे भाड़े जो होते हैं वो निकल आएंगे। तो ये जिन लोगों की सेलिंग नहीं हो रही, अभी बड़े फार्मर की सेलिंग भी नहीं हो रही, किसी की भी नहीं हो रही, सभी सेल ज़ीरो हुई पड़ी हैं, डाउन हुई पड़ी थी। पिछले 2 महीनों में इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बर्ड संभालना बहुत मुश्किल है। आजकल हर कोई सिटी एरिया में रहता है। फार्मर जो हैं वो छोटे जो घरों पे जिन्होंने काम स्टार्ट किया हुआ, छतों पे काम स्टार्ट किया हुआ, अपने छत पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। शहरों में लोगों के पास जगह होती नहीं है, कमरों में उन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी में संभालना मुश्किल होता है। इसलिए कोई भी बंदा जो इसको लेने और देने से इनकारी है, आपका जो 10,000 का बर्ड है वो कोई 5 में भी नहीं ले रहा, उसको पता है कि वो लेके कहाँ रखेगा। इसलिए इसकी सेल पे थोड़ा सा असर आ जाता है। जैसे ही अभी ये मौसम नॉर्मल होगा, जिन लोगों की सेल नहीं हो रही उन सभी लोगों के बर्ड जो हैं वो सेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो इस बात से बेफिक्र रहें, काम रहेगा, चलता रहेगा इंशाल्लाह। और अच्छा काम है, खालस काम है, इसमें अल्लाह की बरकत भी शामिल होती है। और फार्मिंग कोई भी आप कर लें वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती है और बहुत कम नुकसान होता है। और अल्लाह की बरकतें जिस काम में शामिल हों उसमें कम ही नुकसान होता है अगर आप 1 नंबर होंगे। अगर आपके अंदर 2 नंबरी का थोड़ा सा भी पहलू हुआ कि मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा, मैं उसको चूना लगा दूँगा, तो मेरे भाई आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी के लिए सबसे पहला पहलू आपको ईमानदार होना पड़ेगा। सच्ची ब्रीड बता के दें, झूठे अंडे ना दें। लोग बता देते हैं ऑस्ट्रेलोप का अंडा होता है, गोल्डन मिचरी का, लाइट सूसेक्स का अंडा बता के RIR का दे देते हैं, ख़राब अंडे दे देते हैं। तो नए लोगों को, जो मेरी बहनें घरों पे बेवाएं बैठी हुई हैं, कम से कम उनके साथ ना फ्रॉड किया करें। बहुत सारे यतीम बच्चे ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारी बेवा औरतों ने ये काम स्टार्ट किया हुआ है, तो खुदारा उनके साथ ये 2 नंबरी ना किया करें। ये दुनिया का माल है, दुनिया में रह जाएगा, दुनिया का पैसा इधर ही रह जाएगा। अगर आप 2 नंबरी आज कर लेंगे तो कब्र में ना इनक्यूबेटर जाना है, ना ही अंडे जाने हैं, ना ही चूज़े जाने हैं। तो खुदारा 2 नंबरी से थोड़ा सा गुरेज करें। अल्लाह ताला आपको हामी नासर हो। जी दोस्तों, उम्मीद है हमारी आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। दुआओं में याद रखें। वली साहब का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा, स्क्रीन के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे ओनर के साथ। अल्लाह निगहबान।